हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल कोसी की आस में। आज मैं आप लोगों के सामने हीट एंड टेम्परेचर का टॉप 100 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आरआरबी एएलपी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक से हमेशा रेलवे में 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपको हीट एंड टेम्परेचर में अगर कुछ भी नहीं पढ़े होगे तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा और आपका 2 से 3 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि -273 डिग्री 0.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल टू। तो आप सारे लोग एक फॉर्मूला तो हमेशा इस चैप्टर में एक फॉर्मूला तो आप लोग याद ही करके बैठ जाओ। वो फॉर्मूला क्या है हमारा? वो है फॉर्मूला है हमारा सी अपॉन ये फॉर्मूला आप याद करके बैठ जाओ। तो चलिए हीट एंड टेम्परेचर का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? -270 डिग्री 0.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल टू। कैल्विन में पूछ रहा है। तो आप सारे लोग जानते हो कि हमारा फॉर्मूला कन्वर्जन क्या होता है, तो वो हमेशा ये याद कर लेना होता। ये होता है C/100 इज इक्वल टू F-32/180 इज इक्वल टू K-273 डिग्री/100। ठीक है, तो आप एक चीज़ बात हमेशा याद रखना, ठीक है। यही मेरा फॉर्मूला है और इसी से हम कन्वर्जन करेंगे। तो देखो यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरे को सेल्सियस में दिया हुआ है, ठीक है। सेल्सियस कितना दिया हुआ है? -273 डिग्री 0.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में हम इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -273 डिग्री 0.15 अपॉन क्या हो जाएगा? 100। यहाँ पे क्या हो जाएगा? K-273/100, ठीक है। 100 से 100 गया, ठीक है। और ये देखो, ये यहाँ पे माइनस है और ये यहाँ पे माइनस में प्लस आ जाएगा। 27.3.15 प्लस 27.3.15 इज इक्वल टू K। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? K का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 केल्विन। तो आप लोग डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि -273 डिग्री सेल्सियस जब भी रहेगा तो वो 0 केल्विन के बराबर होता है। और मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके भी दिखा दिया। ये जो फॉर्मूला है C/100 इज इक्वल टू F-32/180 इज इक्वल टू K-273/100, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन कैल्विन स्केल। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है कैल्विन स्केल पे, ठीक है। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है कैल्विन स्केल का, अगर हम बात किया जाए तो वो मेरा होता है 273.5 कैल्विन, ठीक है। कितना होता है? 273.5 कैल्विन। 273.5 कैल्विन पे जो हमारा वाटर होता है वो क्या होने लगता है? जमना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये बात याद रखना क्या कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है कैल्विन में वो होता है 27.3.5 कैल्विन। अगर आप सेल्सियस में बात कीजिएगा तो क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम। कौन से टेम्परेचर पे जो मेरा डेंसिटी ऑफ वाटर होता है वो मैक्सिमम होता है। तो आप हमेशा याद रखना कि अगर सेल्सियस में पूछे तो ये मेरा होता है 4 डिग्री सेल्सियस, और अगर कैल्विन में आपसे पूछे तो आप क्या कर दोगे? 277 कैल्विन में ऐड कर दोगे। 273 कैल्विन पे क्या होता था? याद कीजिए, 273 कैल्विन पे जो मेरा वाटर होता है वो किस में? आइस में कन्वर्ट होने लगता है। तो उसमें 4 आप ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 277। और मेरा सेल्सियस में पानी कितने पे जमने लगता है? तो 0 कैल्विन, 0 सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो उसमें आप 4 ऐड कर दो तो इस पे क्या होता है? मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है द टेम्परेचर एट 4 डिग्री सेल्सियस और 277 केल्विन टर्न आउट टू बी टेम्परेचर एट विच वाटर हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी। अगर हम यहाँ पे हीट करते हैं या कूल करते हैं तो ये क्या होगा? एक्सपेंड होगा, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ जो वाटर होगा ये क्या होता है? लोअर होता है, ठीक है। और मोस्ट जो लिक्विड होता है वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। तो आप हमेशा याद रखना कि 277 केल्विन पे जो मेरा टेम्परेचर होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम कित पे होता है? 277 केल्विन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एट विच टेम्परेचर विल द वाटर डेंसिटी भी मैक्सिमम। अभी रिपीट हुआ है ये पूछा। अभी मैंने आपको बताया था कि वाटर का जो डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम किस पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और फ्रीज कितने पे करता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है।
ये बात याद रखना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक चीज़ छूट गया है, वो यहाँ पे ये क्या है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसको कन्वर्ट करना है। तो आपको मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था, C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180 इज इक्वल टू K माइनस 273/100। अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला जस्ट बताया। तो आप एक चीज़ याद रखो कि अगर इस क्वेश्चन को अभी हमको बस फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180। ठीक है, इसको अगर आप शॉर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आप पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, C का वैल्यू हमको पूछ रहा है तो हो जाएगा C/F। फ़ारेनहाइट कितना दिया हुआ था, 95 दिया हुआ है, वो छूट गया है उसमें, 95 माइनस 32/9 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे 95 माइनस 32 करोगे तो क्या हो जाएगा, C/F इज इक्वल टू 5 में से 2 जाएगा 3 और 9 में से 3 जाएगा 63/9, तो 9 7 जा 63, तो C/C बराबर क्या आ जाएगा, 7 5 जा 35 डिग्री सेल्सियस। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 35 डिग्री। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है और 167 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। तो आप अभी फॉर्मूला जानते हो, C/F इज इक्वल टू F माइनस 32/9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C/F इज इक्वल टू 167 माइनस 32/9। 167 को 32 से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो 167 को जब आप 32 से माइनस करोगे तो हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा 5, 6 में से 3 जाएगा 3, 1 में से 1 जाएगा 135। तो क्या हो जाएगा, C/5 इज इक्वल टू 135/9। ठीक है, अब 135/9 को जब आप डिवाइड करोगे तो एक बार में जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा बताइए, यहाँ पे 9 5 जा 15, 9 जा 135। ठीक है, और 15 5 जा क्या हो जाएगा, 75। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, 75। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो फिर क्या कह रहा है, 372 डिग्री सेल्सियस है, इसको आपको कैल्विन में बदलना है। ठीक है, तो कैल्विन में बदलना है तो एक फॉर्मूला आप और इम्पॉर्टेंट जान जाओ कि अगर कैल्विन में डायरेक्ट बोल रहा है बदलने के लिए, अगर कैल्विन में डायरेक्ट बोल रहा है बदलने के लिए, ठीक है, तो आप क्या करो ना, कैल्विन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 270 डिग्री 273 प्लस, ठीक है, जो भी मेरा सेल्सियस में दिया हुआ है, तो ये मेरा किस में बदल जाएगा, कैल्विन में बदल जाएगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो देखो आपका कैल्विन में पूछ रहा है, कैल्विन कितना है 273 तो रहेगा ही रहेगा, और प्लस कितना है 372, तो इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो ये किस में बदल जाएगा, कैल्विन में बदल जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरा 645, और यहाँ पे 0.15 भी आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। फिर क्या पूछ रहा है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इज, जो ह्यूमन बॉडी होता है उसका नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है। तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछे कि मनुष्य का जो तापमान होता है वो कितना होता है, तो अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो ये होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। और अगर आपसे सेल्सियस में पूछे तो ये होता है मेरा 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर आपसे कैल्विन में पूछे तो ये मेरा हो जाता है कितना, 310.15 कैल्विन। ठीक है, राइट। तो आपसे अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो कितना लगाओगे, 98.6। अगर आपसे सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर आपसे कैल्विन में पूछेगा तो 310। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्या कह रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री फ़ारेनहाइट। कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है। तो आप लिख लो यहाँ पे 0/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/100। ठीक है, यहाँ पे 100 गया तो F बराबर क्या हो जाएगा, 32। तो राइट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 12 डिग्री सेल्सियस। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर क्या होगा 12 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो आप सारे लोग जानते हो कि 12 डिग्री सेल्सियस पे जो मेरा फिजिकल स्टेट होगा वाटर का वो क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और सारा वैल्यू किस चीज़ में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सारे लोग जानते हो कि मेरा इसका जो राइट ऑप्शन होगा 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसमें क्या होता है, वाटर मेरा लिक्विड होता है।
हाँ मतलब फ्रीज होने लगता है, जमने लगता है, और हमसे फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है। तो मेरा यही फॉर्मूला होता है ना, F-32/100। यहाँ पे सेल्सियस का वैल्यू 0 था तो 0 हो गया, 100 से 100 कट गया, तो F बराबर क्या हो जाएगा 32। तो अगर फ़ारेनहाइट में पूछे कि वाटर कितने पे जमता है तो क्या बोलोगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कह रहा है रेफर्स टू एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये बहुत बार का रेलवे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेलवे का एक तरह से फेवरेट क्वेश्चन है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है। तो अगर आप सेल्सियस में बात करोगे, अगर आप सेल्सियस में बात करोगे तो ये मेरा 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 273 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसका मतलब ये हो गया क्या कि इसके मतलब द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर बिलो विच नो लेवल टेम्परेचर इज पॉसिबल। एट दिस टेम्परेचर द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल बिकम जीरो। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 0 डिग्री सेल्सियस से 273 डिग्री सेल्सियस जो है ये मैक्सिमम और लोएस्ट दोनों है, इससे कम पॉसिबल नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 273 डिग्री सेल्सियस लेस देन 0। ठीक है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से लेके -273 डिग्री सेल्सियस तक क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, तो राइट आप समझ गए, आपका इसका आंसर 273 डिग्री सेल्सियस लेस देन 0। ठीक है, ये मेरा क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है। ठीक है, 0 से लेके -273 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। फिर क्या कर रहा है, क्रोजेनिक सोज। जो मेरा क्रोजेनिक होता है उसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन बिहेवियर ऑफ मटेरियल एट वेरी लो टेम्परेचर। जो मेरा क्रोजेनिक होता है वो क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ का क्या कर रहे हो, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करवा रहे हो किसी भी मटेरियल का, किस में, वेरी लो टेम्परेचर पे। तो क्रोजेनिक सब जब भी देखोगे तो उसका मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि आप किसका बात कर रहे हो, तो आप लो टेम्परेचर का बात कर रहे हो। किसका बात कर रहे हो, लो टेम्परेचर का बात कर रहे हो। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। जो मेरा क्रोजेनिक होता है वो एक तरह का क्या है, रेफ्रिजरेशन स्केल है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन स्केल होता है। इसमें क्या होता है कि जो मेरा क्रोजेनिक लिक्विड होता है वो -150 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ठीक है, तो जो मेरा क्रोजेनिक होता है वो क्या करता है, लो टेम्परेचर को शो करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ रूम टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा नॉर्मल रूम टेम्परेचर का अगर बात किया जाए तो मेरा नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना। जो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है। और अगर कैल्विन में पूछे तो आप क्या करोगे, 273 + 25, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 298 K। 298 क्या है, मेरा नॉर्मल रूम टेम्परेचर है। अगर आपसे सेल्सियस में पूछे नॉर्मल रूम टेम्परेचर क्या है तो आप बोलोगे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपसे पूछे कैल्विन में तो आप डायरेक्ट उसमें क्या करोगे, 273 में ऐड कर दोगे 298 को। ठीक है, फिर पूछ रहा है सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड विच इज़ द मदर यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज नेम्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मेरा सेल्सियस सेंटीग्रेड है वो किसके आधार पे हम रखा गया था नाम, तो आप सारे लोग जानते हो सेंटीग्रेड जो मेरा मदर यूनिट है टेम्परेचर का, वो एक साइंटिस्ट थे, एक महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो क्या थे, एक तरह का एस्ट्रोनॉमर भी थे। उन्होंने ही क्या किया था, इसका मतलब नेम दिया था। ठीक है, और उनसे इस टेम्परेचर स्केल बनाया था उनके नाम पे। तो वो साइंटिस्ट का क्या नाम था, उस सर का नाम, साइंटिस्ट का नाम था एंड्रेस सेल्सियस। क्या नाम था उनका, एंड्रेस सेल्सियस। और ये जो एंड्रेस सेल्सियस थे ये क्या थे, एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे। और इन्होंने ही एक उपसाला यूनिवर्सिटी खोला था, कब, 1741 में। और इन्होंने ही सेल्सियस टेम्परेचर स्केल का प्रस्तावना दिया था, बताया था कि एक सेल्सियस टेम्परेचर स्केल होगा। और ये कब बताया था इन्होंने, 1742 में। तो जो हमारे एंड्रेस सेल्सियस थे, देखो नाम में ही क्या है, सेल्सियस। तो सेल्सियस शब्द कहाँ से आ गया, आप लोग को समझ में आ गया। पहले के टाइम में क्या होता था कि जो साइंटिस्ट होते थे उन्हीं के नाम पे, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए उनके नाम पे ही यूनिट को दे दिया जाता था। ठीक है, राइट। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा एंड्रेस सेल्सियस। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, देखो व्हाट टेम्परेचर विल सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल शो अ सिमिलर रीडिंग। ठीक है, तो आप सारे लोग जानते हो कि अगर हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का बात करें, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होता है वो -40 डिग्री पे क्या करता है, सेम रीडिंग करता है। इसका मतलब हो गया कि जो मेरा सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट होता है ये सेम रीडिंग देगा। तो आप लोग हमेशा याद रखना, ये रेलवे का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें 40 डिग्री पे भी बहुत बच्चे लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं होगा, मेरा -40 डिग्री होगा। -40
डिग्री पे मेरा जो सेल्सियस होता है वो फ़ारेनहाइट के इक्वल शो करता है, सिमिलर रीडिंग, ठीक है। कह रहा है ऑन विच वी गेट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऑन विच वी गेट द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, जीरो प्रेशर हम कब फील करते हैं, तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होता है वो हम -273 डिग्री सेल्सियस पे एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर क्या कर सकते हैं, मतलब पा सकते हैं। क्यों ऐसा पॉसिबल इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो मॉलिकुलर स्पीड होता है गैस का और सिस्टम का वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मॉलिकुलर स्पीड जो होता है सिस्टम का वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है -273 डिग्री सेल्सियस पे। इसी वजह से वहाँ पे जो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होता है वो भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अगर आपसे पूछे एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कब फील होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस पे जो मेरा एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। -273 डिग्री पे एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे जो मॉलिकुलर स्पीड ऑफ गैस जो होता है और जो सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कह रहा है टेम्परेचर रीचेज जीरो एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा जीरो एब्सोल्यूट वैल्यू हम कब बोलेंगे, तब बोलेंगे जब जो मेरा मॉलिकुलर स्पीड होगा या जो मेरा मॉलिकुलर स्पीड ऑफ गैस होगा वो क्या हो जाए, वो कम होते होते क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्हेन द मॉलिकुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम डिक्रीज टू जीरो, ठीक है। मॉलिकुलर स्पीड जब भी जीरो हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हमने गेन कर लिया है, ठीक है। कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन द कैल्विन स्केल। तो इसको कुछ नहीं करना है, आपको 78 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और आपको कैल्विन में बताना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 273 में क्या करोगे, 78 को ऐड कर दोगे तो 8 9 10 11 7 7 14 का 15 का 5 हाथ सिले कितना हो जाएगा, 351 के। आपको कैल्विन में जब भी बोले तो आपको कुछ नहीं करना है, 273.5 प्लस सी कर देना है, आपको कैल्विन का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू कैल्विन स्केल यू मस्ट, ठीक है। कह रहा है कि अगर आपको सेल्सियस से कैल्विन में बताना है तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो आप एक बात याद रखना, अभी मैंने बताया था कि अगर आपको कैल्विन में बदलना है तो सेल्सियस का जो भी वैल्यू उसमें क्या कर दो, 273 को ऐड कर दो, आपको क्या हो जाएगा, आपको कैल्विन मिल जाएगा। तो सेल्सियस से किस में बदलना है, कैल्विन में। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ऐड 273 टू द गिवन टेम्परेचर। तो ये बिल्कुल सही बात है, हम क्या किए, सेल्सियस में 273 को ऐड कर दिए, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल टेम्परेचर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर विच इज कंसीडर ए नॉर्मल इन ह्यूमन बॉडी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सेल्सियस में बात करना है तो ये कितना हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको फ़ारेनहाइट में बात करना है तो कितना हो जाएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। और अगर आपको कैल्विन में बात करना है तो कितना हो जाएगा, 310। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बताइए, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 98.6 डिग्री, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 273 के, 273 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि अगर आपसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 273 के, तो इसका जो मेरा वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो जो होता है वो क्या होता है, 273 कैल्विन के बराबर होता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसको ऐसे भी आप ले सकते हो, देखो K इज इक्वल टू यही तो होता था 273 डिग्री प्लस सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पे कैल्विन का ही वैल्यू दिया हुआ है 273 और ये इधर आ जाएगा तो 273 डिग्री इज इक्वल टू सेल्सियस, तो ये कट जाएगा तो जीरो ही होगा ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस टू कैल्विन टेम्परेचर, सेल्सियस से कैल्विन स्केल का जो टेम्परेचर है उसके बीच में क्या है, सिमिलैरिटी क्या है। तो ये देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो ऑप्शन कह रहा है 0 कैल्विन इज इक्वल टू 273 डिग्री। ये क्या है, बिल्कुल गलत है, नहीं होगा ये सही है। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 कैल्विन, सही बात है। 273 कैल्विन जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक है, राइट। कह रहा है विच टेम्परेचर कैन वाटर एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड कंडीशन। कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसमें जो मेरा लिक्विड होता है वो सॉलिड कंडीशन में भी लाई करता है और लिक्विड कंडीशन में भी लाई करता है, ठीक है। तो आप जान लो जो मेरा 0 डिग्री सेल्सियस होता है उसमें जो मेरा वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में भी होता है और सॉलिड स्टेट में ही होता है। क्यों, क्योंकि जो मेरा 0 डिग्री सेल्सियस है वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, ठीक है।
ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, और यहाँ पे केल्विन में पूछ रहा है, तो जो मेरा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है वो क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होगा वो क्या हो जाता है 273 केल्विन हो जाता है। ठीक है। कह रहा है टू कन्वर्ट द टेम्परेचर टेकन ऑन द केल्विन स्केल टू सेल्सियस स्केल। ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, तो आप सारे लोग जानते हो, कह रहा है टू कन्वर्ट द टेम्परेचर टेकन ऑन द कैल्विन स्केल टू सेल्सियस स्केल। ठीक है। अगर आपको सेल्सियस दिया हुआ हो, सॉरी अगर आपको कैल्विन दिया हुआ हो और आपको सेल्सियस निकालना हो तो आप क्या करोगे, कैल्विन में से 273 को घटा दोगे। क्योंकि आप क्या कर रहे थे, आपको जब कैल्विन बनाना हो रहा था और आपको सेल्सियस दिया हुआ था तो आप सेल्सियस में क्या कर रहे थे 273 ऐड कर दे रहे थे, तो आपको क्या मिल जा रहा था, कैल्विन मिल जा रहा था। और अगर आपको कैल्विन बनाना है, कि अगर आपको सेल्सियस बनाना है और आपको कैल्विन दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, कैल्विन में से 273 घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा सेल्सियस। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हम 273 को घटा देंगे जिससे कि हमको क्या मिल जाएगा, जिससे कि हमको सेल्सियस में मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 849 क्या कह रहा है, द हीट कंडक्शन इन ए क्यूबिक ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन। जो मेरा हीट कंडक्शन होता है क्यूबिक ऑब्जेक्ट पे वो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। तो आप एक बात याद रखना कि जो मेरा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय ये कंडक्शन डिपेंड किस पे करता है, तो ये टेम्परेचर पे करता है, साइज पे डिफरेंस करता है, थर्मल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। अगर आपसे पूछे कि जो मेरा हीट कंडक्शन होता है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, यहाँ पे पूछ रहा है किस चीज़ पे नहीं करता है, तो हम पहले बात कर रहे हैं कि किस चीज़ पे हीट कंडक्शन डिपेंड करता है। तो आप हमेशा याद रखना कि जो मेरा हीट कंडक्शन होता है वो मेरा किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहला तो वो डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे। ठीक है। दूसरा वो करता है साइज ऑफ एरिया पे, किस पे करता है, साइज ऑफ एरिया पे। और तीसरा करता है कि वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसका थर्मल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है। बट द हीट कंडक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पे नहीं डिपेंड करता। आपको सोचो ना फ्रिक्शन का क्या काम है, फ्रिक्शन का तो काम जैसे जनरली काइनेमेटिक्स में आता है, मोशन वगैरह में आता है। ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल के डायमेंशन पे भी करता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी करता है। ठीक है। अब क्या कह रहा है देखो, वाई वाटर पार्टिकल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैव मोर एनर्जी देन आइस पार्टिकल एट द सेम टेम्परेचर। कह रहा है कि जो मेरा वाटर पार्टिकल होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसके पास ज़्यादा एनर्जी क्यों होता है एज कम्पेयर टू आइस पार्टिकल, जो मेरा बर्फ होता है उसी टेम्परेचर पे उस पर वाटर के पास ज़्यादा क्यों होता है। ठीक है। तो आप सारे लोग जानते हो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो मेरा लिक्विड होता है, वाटर होता है, उसका जो पार्टिकल होता है, वाटर का पार्टिकल, उसके पास ज़्यादा एनर्जी होता है। ठीक है। किससे, आइस के पार्टिकल से। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जो मेरा आइस होता है ना, आइस वो क्या करता है, वो मेरा हीट एनर्जी को क्या कर रहा होता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसके वजह से क्या हो रहा होता है कि जो मेरा आइस होता है ना वो लिक्विड में बदल रहा होता है। समझो इस बात को। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि मेरा वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, मेरा वाटर और लिक्विड दोनों टेम्परेचर पे रहता है। लेकिन जो मेरा आइस होता है ना वो क्या हो रहा है, वो कन्वर्जन कर रहा होता है। कन्वर्जन किससे कर रहा होता है कि वो बर्फ से, आइस से क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। ठीक है। तो एक तरह से वो क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एटमॉस्फेयर से क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो कन्वर्जन कर रहा है। तो कन्वर्जन करने की वजह से क्या होता है कि उसका जो एनर्जी होता है वो लूज होता है। ऑब्वियस सी बात है, आपको कोई एनर्जी तो चाहिए ही। इसी वजह से जो मेरा वाटर होता है उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब ऑप्शन नंबर हम ढूंढते हैं किसका ऑप्शन क्या होगा। कह रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ आइस फ्रॉम आइस टू लिक्विड वाटर एब्जॉर्ब एनर्जी। नहीं, वाटर किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, वाटर तो कोई चीज़ में कन्वर्ट नहीं होगा। कह रहा है बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन फ्रॉम आइस टू वेपर वाटर एब्जॉर्ब एनर्जी। नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है। कह रहा है बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन फ्रॉम आइस टू लिक्विड वाटर रेडिएट एनर्जी। ये भी नहीं होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन फिर पूछो। कह रहा है वाई वाटर पार्टिकल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैव मोर एनर्जी देन आइस पार्टिकल एट द सेम टेम्परेचर। यहाँ पे क्या कह रहा है, बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम आइस टू लिक्विड वाटर, आइस से क्या बन रहा है, लिक्विड वाटर बन रहा है, आइस पार्टिकल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। सही बात है, यही होता है कि जब भी आइस से लिक्विड बनेगा, आइस से लिक्विड बनेगा तो जो मेरा आइस होता है वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है, जिसी के कारण से वो क्या हो
जाता है, पिघलना स्टार्ट कर जाता है, तो उसके अंदर जो एनर्जी हो जाता है वो कम बचता है वाटर के तुलना में, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपको पता चल गया। कह रहा है वुलन क्लॉथ्स कीप द बॉडी वार्म इन विंटर बिकॉज, ठीक है, जो मेरा वुलन क्लॉथ होता है वो वार्म क्यों रखता है, आप ठंड में जब आप क्या कहते हैं वुलन कपड़ा, ऊन से बना हुआ कपड़ा आप पहनते हो तो आपको गर्मी महसूस होता है, ऐसा क्यों। तो आप सबसे पहला बात जानो कि जो मेरा ये क्या होता है, ये बैड कंडक्टर होता है, जो मेरा ऊन होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मतलब बाहर से जो ठंडा हवा है उसको वो बॉडी के अंदर नहीं जाने देता है। आप देखे होगे लिखा रहता है थर्मल इंसुलेटर, जैकेट सब आप खरीदोगे तो उसमें लिखा हुआ रहता है थर्मल इंसुलेटर। थर्मल इंसुलेटर का मतलब क्या हुआ कि जो जैकेट है ना, बाहर से जो हवा आ रहा है वो उस जैकेट के अंदर पेनिट्रेट नहीं करने देगा, घुसने नहीं देगा, ठीक है। तो जो मेरा वुलन क्लॉथ होता है, सबसे पहला तो क्या हो गया कि ये क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है। उसके बाद जो मेरा ऊल होता है ना, उसके अंदर बहुत नैरो होल्स होता है, नैरो होल्स बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसकी वजह से जो ठंडा हवा है वो उसके अंदर घुस नहीं पाता है। तो अब देखो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, पहला क्या कह रहा है, ऊल इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सही बात है, ऊल मेरा क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तभी तो हमको ठंडा नहीं लगता है, गुड कंडक्टर तो होगा नहीं। ऊल इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप वुलन क्लॉथ पहन लोगे तो आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं, आप थर्मामीटर लगा के चेक कर सकते हो। ऊल बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज करता है, ऐसा भी नहीं होता है कि आप वुलन क्लॉथ पहन लिए तो आपके बॉडी के टेम्परेचर से तो कोई भी कपड़े का लेना देना ही नहीं है, ठीक है। कह रहा है ट्रांसफर ऑफ हीट इज मेनली ड्यू टू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इन, ठीक है। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा ये कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन होता है, ये एक तरह का क्या है, हीट ट्रांसफर का एक प्रोसेस है। तो ये जनरली किस में होता है, ये मेरा बॉयलर में होता है, ये किस में होता है, जनरली बॉयलर में होता है, ठीक है। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है लेफ्ट, आपको स्टेटमेंट्स बेसिस क्वेश्चन है, आपको क्या कह रहा है, लेफ्ट अ स्मॉल गैप बिटवीन ट्रैक्स, आयरन स्प्रेड इन ए समर। इसका मतलब हो गया, आपको याद है रेलवे ट्रैक जो होता है, रेलवे ट्रैक, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक गैप छोड़ा जाता है, जो रेलवे का पटरी होता है उसके अंदर क्या होता है, गैप छोड़ा जाता है, और बोला जाता है क्या क्या बोला जाता है बताइए, उसके अंदर बोला जाता है कि जो मेरा आयरन है, जो लोहा है, वो क्या होता है, फैलता है। आपने सुना होगा बहुत लोगों से कि अरे रेलवे ट्रैक के बीच में जो क्रैक्स है, जो गैप है, वो इसलिए है कि लोहा जो है ना गर्मी के टाइम पे क्या होगा, एक्सपेंड होगा। आपने सुना है, हाँ बिल्कुल सुना होगा। तो वो क्यों होता है, वो इसी वजह से उस गैप को दिया जाता है लोहा के अंदर कि जब वो जो ट्रैक हो, जब गर्मी का मौसम आए, तो वो जब लोहा फैलेगा ना तो वो क्या करे, क्रैक डेवलप ना हो, वो थोड़ा का गैप इसीलिए दिया जाता है कि वो आराम से स्मूथली वो पूरा ट्रैक बर्बाद ना हो, वो आराम से एक्सपेंड कर दे। और अगर आप गैप नहीं दीजिएगा तो क्या होगा कि वो फैलेगा तो क्या करेगा, मुड़ जाएगा, जिससे क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है रेलवे ट्रैक को, आपको पूरा का पूरा ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए गैप दिया जाता है थोड़ा कि अगर एक्सपैंड भी हो तो वो क्या हो, मैनेज हो जाए, कोई तरह का दूसरे वाला जो लोहा है उसमें टकराए नहीं, कोई तरह का दिक्कत ना हो। तो ये मेरा क्या है, जो मेरा ए है ये भी सही है, और जो मेरा रीज़न है वो भी सही है, ठीक है। गैप छोड़ा जाता है ट्रैक में, और वो समर के टाइम में छोड़ा जाता है ताकि जब भी थर्मल एक्सपेंशन हो तो प्रॉपरली और वो उसमें कोई तरह का दिक्कत ना हो। तो ये मेरा सही है। कह रहा है व्हाट इज हीट बैलेंस, हीट बैलेंस मेरा क्या है। तो देखो हीट बैलेंस का आप जब भी बात करें तो हीट बैलेंस जो है एक तरह का ये परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए, किस में, जो मेरा हीट आ रहा है, और जो मेरा हीट को क्या किया जा रहा है, जो मेरा हीट जैसे जो मेरा सन से हीट आया, देखो जब मेरा सन, ये मान लो मेरा सन है और ये मेरा क्या है, अर्थ है, ठीक है। तो हीट अगर बैलेंस का बात कीजिए तो जो मेरा सन से हीट आया अर्थ पे, ठीक है, तो अर्थ इसको क्या किया, एब्जॉर्ब किया, ठीक है, और जो मेरा अर्थ इसको रेडिएट करता है प्रॉपर अमाउंट में, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, आउटगोइंग रेडिएशन। और यही मेरा क्या है, प्रॉपर हीट बैलेंस का टेक्निक है। अगर ये प्रॉपर हो जाता है तो आपको गर्मी कम लगेगा। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, दिल्ली जैसे, बैंगलोर जैसे महानगर में जो गर्मी होता है, जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, बताइए आप मेरे को। तो मैं आपको बताता हूँ, आप देख रहे हो कि लोगों ने क्या कर दिया है, अपने सुविधा के लिए रोडों को कंक्रीट बना दिया है, रोड को क्या कर दिया है, कंक्रीट बना दिया है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब सन से लाइट आता है तो वो जमीन पे तो पड़ता नहीं है, वो डायरेक्ट कंक्रीट पे पड़ता है, अर्थ पे पड़ेगा तब तो अर्थ उसको पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन जो कंक्रीट होता है ना, उसके पास वो प्रॉपर्टी ही नहीं है कि वो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन उसको रेडिएट करने का क्षमता नहीं होता है। इसी वजह
वजह से वो हीट वहीं पे एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, और वो उस टेम्परेचर को क्या कर देता है, अराउंड 5 से 6 डिग्री सेल्सियस उस शहर का टेम्परेचर को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। तो अगर हीट बैलेंस का बात कीजिए तो हीट बैलेंस यही होता है कि जितना आ रहा है उतना ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द मॉलिक्यूल ऑफ ए फ्लूइड ट्रांसमिट द हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का मेरा कन्वेक्शन मेथड है। कन्वेक्शन मेथड में क्या होता है कि जो मेरा ट्रांसफर होता है किस चीज़ का, हीट का, इसमें जो हीट ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, एक तरह से मॉलिक्यूल का क्या होता है, फ्लूइड में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे गैस फ्लूइड का जब बात कर रहा हूँ मैं, तो गैस लिक्विड प्लाज्मा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मेरा फ्लूइड होता है वो मतलब ट्रांसफर करता है, ट्रांसमिट करता है हीट को वन प्लेस टू अनदर। तो वही कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द मॉलिक्यूल ऑफ ए फ्लूइड ट्रांसमिट द हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक तरह का कैसा मेथड है, कन्वेक्शन मेथड है। कन्वेक्शन मेथड में क्या होता है कि जो मेरा हीट होता है वो ट्रांसफर होता है किससे, वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, राइट। अब देखो क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन मेनली डिपेंड अपॉन द, तो जो मेरा अमाउंट ऑफ रेडिएशन होता है ना वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो नेचर ऑफ द बॉडी, सही बात है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का नेचर है, कि वो रेडिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो पूरा का पूरा रेडिएट कर दे रहा है तो टेम्परेचर वहाँ पे कम हो जाएगा। अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है, रेडिएट नहीं कर पा रहा, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जो बॉडी है उसका कितना टेम्परेचर है, सही बात है, ये भी सही है। और जो उस बॉडी का सरफेस है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो नेचर ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसके सरफेस पे डिपेंड करता है, उसका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ये चारों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है द मेन रीजन फॉर द हीट ट्रांसफर बिटवीन फ्लूइड एंड गैस इज, जो मेरा फ्लूइड और गैस होता है, तो जब भी आप हीट ट्रांसफर का बात करो मैक्सिमम टाइम में जो आपका ऑप्शन होता है वो कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन जो होता है एक तरह का कॉमन वे है जिसमें क्या होता है, जो मेरा हीट होता है वो ट्रांसफर हो रहा होता है किससे, लिक्विड से नॉन कंडक्टर गैसेज में। जो मेरा फ्लूइड का जब भी आप बात कीजिएगा, जब भी आपके दिमाग में क्वेश्चन पूछेगा फ्लूइड का, तो फ्लूइड का जब भी क्वेश्चन आएगा तो कन्वेक्शन मेथड हमेशा ही होता है, क्योंकि फ्लूइड में क्या होता है कि लिक्विड से नॉन कंडक्टर गैसेस में क्या होता है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो हीट ट्रांसफर और वो भी लिक्विड, तो ये हमेशा कन्वेक्शन की ओर ही दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बैड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब है जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो देखो, डायमंड में ट्रांसफर हो जाता है हीट, वाटर में भी ट्रांसफर हो जाता है हीट, मिक्का में भी ट्रांसफर हो जाता है। वुड में जो हीट होता है वो प्रॉपर ट्रांसफर नहीं हो पाता है, ना वुड में हीट ट्रांसफर हो पाता है ना इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वुड। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, ब्रोसिलिकेट ग्लास वेयर इज यूज इन माइक्रोवेव वेवन बिकॉज। तो आप सारे लोग जानते हो ब्रोसिलिकेट ग्लासवेयर जो होता है माइक्रोवेव में यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये एक तरह का हाईली हीट रेजिस्टेंट होता है। ये क्या होता है, हाईली हीट रेजिस्टेंस होता है। तो ब्रोसिलिकेट ग्लास जो माइक्रोवेव में यूज किया जाता है, माइक्रोवेव ग्लास में जो बाहर से लगा हुआ होता है उसके माइक्रोवेव के डोर पे, वो इस वजह से यूज किया जाता है क्योंकि वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट होता है। क्योंकि आप जानते हो माइक्रोवेव का जो टेम्परेचर होता है वो 300 से 400 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो अगर 300-400 डिग्री सेल्सियस तक चला गया और अगर हम घर में जो ऐना है वो वाला शीशा यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्रैक कर जाएगा, टूट जाएगा। तो इसी वजह से हम उसका ऐसा ग्लास यूज करते हैं जो क्रैक ना हो और आराम से क्या हो जाए, काम करे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्या कह रहा है, ए कंडक्टर इज सेड टू बी परफेक्ट इफ इट हैज डैश इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। हम कंडक्टर को कब बोलेंगे परफेक्ट, तो हम कंडक्टर को परफेक्ट तभी बोलेंगे जब उसके पास क्या हो, इन्फिनाइट इलेक्ट्रिकल क्या हो, कंडक्टिविटी हो। इसका मतलब कि जितना उसके पास हम सिग्नल भेज रहे हैं और वो पूरे के पूरे सिग्नल को क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ दिस इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन सारे दिए गए ऑप्शन में से वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है, तो आप सारे लोग जानते हो। अगर वेरी गुड का बात कीजिए तो मेरा जो ग्रेफाइट है, इन सारे दिए गए ऑप्शन में ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है क्या होता है, उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया ग्रेफाइट गुड कंडक्टर क्यों है, क्योंकि गुड कंडक्टर इस वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री है। आप हमेशा याद रखना कि जो भी गुड कंडक्टर होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा। ठीक है, कह रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश इन एन ऑब्जेक्ट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो तभी फ्लो होगा भैया जब मेरा इलेक्ट्रॉन क्या हो,
फ्री हो और वहाँ पे अवेलेबल हो। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का इसमें एग्जाम्पल कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी कौन नहीं फ्लो करवा सकता है? तो टंगस्टन करवाता है, एल्युमिनियम भी करवाता है, निकल। क्रेमिक जो होता है वो क्या है, एक तरह का वो ऐसा जो मेरा क्रेमिक है वो एक तरह का क्या है, ऐसा मटेरियल है जो कंडक्ट नहीं करवा सकता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। क्रेमिक अगर आप पूछो कि क्रेमिक का क्यों क्या बनाया जाता है, तो जो आपका बर्तन होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक सेपरेटर होता है, जो प्लग होता है, जो मोटर व्हीकल वगैरह होता है, मोटर व्हीकल में जो स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क प्लग होता है ना मोटर व्हीकल में, वो सब किस चीज़ का बना होता है, क्रेमिक का बना हुआ होता है। इलेक्ट्रिक सेपरेटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है इलेक्ट्रिकल, उसको सेपरेट करने के लिए ताकि करंट ना हो, ओवर फॉल्ट ना हो जाए, फ्यूज ना हो जाए, तो उसमें क्या यूज़ किया जाता है, क्रेमिक। क्रेमिक एक तरह का क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये क्या है, इससे बर्तन हम बनाते हैं, इससे हम बाउल बनाते हैं, इससे हम प्लेट बनाते हैं, इसको हम लोग हॉस्पिटल में आइटम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक सेपरेटर का यूज करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का इसमें कौन सा कंडक्टर है, तो आपको सीधा सीधी यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है कॉपर। ग्लास में तो होता नहीं है, पेपर वाटर तो बिल्कुल होगा नहीं, बेस्ट कंडक्टर तो कॉपर ही होगा। कह रहा फाइंड द सिमिलरिटी ऑफ द फॉलोइंग सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो आप सारे लोग जानते हो ये क्या है, ये एक तरह का गुड कंडक्टर है। ये क्या है, एक तरह का गुड कंडक्टर है। कॉपर, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर, सिलिकॉन, ये सब क्या हो, सिलिकॉन नहीं, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, बिजली का एक तरह से वो क्या करता है, फ्लो करवाता है, उसमें यूज में लिया जाता है और ये बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है। कह रहा है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉलिड मेटल विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा थर्मल कंडक्टिविटी होता है सॉलिड मेटल का, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो क्या होगा, तो आप सारे लोग जानते हो मेरा जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, वो घटेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, घटेगा। आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा थर्मल कंडक्टिविटी होता है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। किस में, अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो थर्मल कंडक्टिविटी जो होगा वो क्या होगा, घटेगा। थर्मल, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, घटेगा। और अगर आपका जो आपका टेम्परेचर है वो घटा रहे हो तो आपका थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर इसका आप फॉर्मूला याद करो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, K इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, घटेगा, और अगर आप थर्मल कंडक्टिविटी को बढ़ाओगे तो आपका टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। समझ में आ गया। चलिए अब देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोर थर्मल इंसुलेशन इन द ग्रुप। तो देखो मोर थर्मल पूछ रहा है, रबर, ग्लास, प्लास्टिक, कॉटन। ये वाला कॉपर दे दिया इसलिए नहीं होगा। फिर देखो प्लास्टिक, इवेनेट, पेपर, कॉटन, बैकलाइट, ड्राई एयर, रबर। सही बात है, ये सारा ऐसा है जो क्या है, मोर थर्मल इंसुलेशन देता है, ठीक है। इसके अंदर से जो मेरा हीट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ये सब क्या होता है, हीट रेजिस्टेंट होता है। हीट जल्दी इसके अंदर से पास नहीं कर पाएगा, हीट जल्दी पास नहीं कर पाएगा। आप इसीलिए देखते हो जब भी आपको कोई चीज़ उठाना होता है तो आप क्या करते हो, कॉटन का कपड़ा से पकड़ते हो, प्लास्टिक जो होता है एकदम हार्ड वाला उससे पकड़ते हो, रबर से पकड़ते हो, ठीक है। इसी वजह से कह रहा है आर कंपेरेटिवली बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आप हमेशा याद रखना कि जो मेरा पीबी और एचजी होता है वो क्या होता है, इन सारे दिए गए ऑप्शन में बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टर इज नोन एज हीट सेंसिटिव रेजिस्टर। हीट सेंसिटिव रेजिस्टर इन सब में से किसको माना जाता है, तो आप जो ये जो मेरा थर्मोस्टर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट सेंसिटिव रेजिस्टर। हीट थर्मोस्टेट जो होता है एक तरह का टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर होता है, एक तरह का क्या है, टेम्परेचर सेंसर होता है। और ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, थर्मल और रजिस्टर। थर्मल रजिस्टर, थर्मोस्टर का क्या काम है, एक तरह का ये हीट सेंसिटिव रजिस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है विच कलर इज इनसाइड द सोलर कुकर। सोलर कुकर के अंदर कौन सा कलर होता है, तो आप हमेशा याद रखना जो मेरा सोलर कुकर होता है उसके अंदर ब्लैक सरफेस होता है। क्यों होता है ब्लैक सरफेस, क्योंकि जो मेरा ब्लैक सरफेस होता है वो हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है और उसको रेडिएट होने नहीं देता है, ठीक है। कह रहा है हे हॉट बॉडी इमुलेट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलनेस, व्हाट विल द बॉडी टेम्परेचर एंड द डायग्राम, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये बात आप याद ही कर लेना, ठीक है। अकॉर्ड जो मेरा न्यूटन्स लॉ है वो क्या ही बोलता है, न्यूटन्स लॉ यही बोलता है कि कूलिंग ऑफ एनी बॉडी और सब्सटेंस इन द एटमॉस्फेयर इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स कूलिंग लॉ, ठीक है। इसका इन्होंने फॉर्मूला दिया था Q इज इक्वल टू HATS माइनस T इंफिनिटी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर डी।
अब देखो क्या कर रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर व्हेन ए सॉलिड ऑब्जेक्ट मेटल at atmospheric pressure to become a liquid. कह रहा है what is the temperature when a solid object melt at atmospheric pressure to become a liquid. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट. क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट. जब मेरा आइस लिक्विड में बदल रहा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइस मेल्ट कर रहा है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा. कह रहा है द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज फ्रॉम इट लिक्विड स्टेट टू ए सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड. लिक्विड से जब आइस में बल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट. कह रहा है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 257 डिग्री सेल्सियस. तो आप सारे लोग जानते हो 100 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये मेरा कैसा स्टेट हो जाएगा, ये मेरा गैसियस स्टेट हो जाएगा. ये मेरा कैसा स्टेट हो जाएगा, गैसियस स्टेट हो जाएगा. क्यों, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो भी होता है वाटर वो क्या बनने लगता है, भाप बनने लगता है. कह रहा है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और फ़ारेनहाइट में आपसे पूछ रहा है, ठीक है. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या होता है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है. तो आप 100 डिग्री सेल्सियस 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F-32/180. ठीक है, तो 100 से 100 से ये मेरा क्या हो गया, कट गया. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 180 इज इक्वल टू F-32. 180 और में 32 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 8 का 9 10 11 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो जाएगा. ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपको पता चल गया. ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन नंबर बी. कह रहा है अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू चेंज ए सब्सटेंस फ्रॉम ए सॉलिड टू ए लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो ये मेरा क्या कहलाता है, ये मेरा लेटेंट हीट होता है, लेटेंट हीट ऑफ लिक्विफिकेशन. क्या होता है, लेटेंट ऑफ हीट ऑफ लिक्विफिकेशन. ये क्या होता है, एक टाइप का अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है, जो रिक्वायर होता है किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, कह रहा है व्हाट कॉजेज वाटर पाइप ब्रस्ट एट फ्रीजिंग टेम्परेचर. जो मेरा वाटर पाइप होता है वो फ्रीजिंग पे क्या हो जाता है, ब्रस्ट कर जाता है. तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो ये एक्सपेंसन की वजह से होता है. ये क्या होता है, एक्सपेंसन की वजह से होता है. ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये होता है. ठीक है, और ये जनरली क्या है, अनयूजुअल बिहेवियर है, क्योंकि ऐसा मैक्सिमली नहीं ही होता है. ठीक है, इतना बात आप समझ गए. तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्सपेंसन हो जाएगा. ठीक है, कह रहा है व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन द कैल्विन स्केल. तो आप हमेशा याद रखना, कैल्विन स्केल में अगर बॉइलिंग पॉइंट का बात कीजिएगा तो 373 कैल्विन हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाता है, मेरा कैल्विन इज इक्वल टू यही तो होता है 273 डिग्री प्लस सेल्सियस. तो देखो सेल्सियस में क्या हो जाएगा, सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 होता है, तो 373 हो गया. कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, तो आप सारे लोग जानते हो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस. कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच द फ्लूइड स्टार्ट बॉइलिंग एट द टेम्परेचर प्रेशर. ठीक है, तो ये मेरा क्या होता है, किस पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, जिस पे मेरा वाटर क्या करे, बॉयल होना स्टार्ट कर दे. तो ये मेरा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है. ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, वाटर एवोपरेट. तो वाटर कब एवोपरेट करेगा, ठीक है, तो देखो ऑप्शन आपको दिया हुआ है एट फ्रीजिंग पॉइंट, एट द अटैच थर्मोफिशन, एट द बॉइलिंग पॉइंट. तो फ्रीजिंग पॉइंट पे भी वाटर एवोपरेट करेगा, अटैच टेम्परेचर पे भी करेगा, और एट द बॉइलिंग पॉइंट भी करेगा. ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. ठीक है, जो मेरा एवोपरेशन होता है वो ऑल टेम्परेचर पे होता है. ठीक है, जो मेरा एवोपरेशन होता है वो ऑल टेम्परेचर पे होता है. ठीक है, द हाई एवोपरेशन ऑकर एट, अगर आपसे ये मैं पूछूं कि एवोपरेशन जो होता है कब होता है, तो एवोपरेशन आप हमेशा होते रहता है. लेकिन अगर मैं पूछूं कि रेट ऑफ एवोपरेशन, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, जैसे 80 डिग्री सेल्सियस है तो वो और तेज़ी से होगा, 100 डिग्री सेल्सियस है तो और तेज़ी से होगा, 5 डिग्री सेल्सियस है तो कम होगा. तो जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना से वाटर एवोपरेट जल्दी होगा. ठीक है, कह रहा है डैश इज सुपरफिशियल फिनोमिना. सुपरफिशियल फिनोमिना क्या होता है, तो जो मेरा एवोपरेशन है वो क्या है, एक तरह का सुपरफिशियल फिनोमिना है. क्यों, क्योंकि इसमें जो मेरा लिक्विड होता है वो किस में बदल रहा होता है, वेपर में बदल रहा होता है. किस में बदल रहा होता है, वेपर में बदल रहा होता है. ठीक है, कह रहा है द वाटर केप्ट इन ए अर्दन पॉट रिमेन्स कूल्स इवन इन ए समर. जो मेरा वाटर मटके के घड़ा में रखा रहता है तो वो ठंडा रहता है. वो क्यों रहता है, तो वो एवोपरेशन की वजह से होता है. किसकी वजह से होता है, एवोपरेशन की वजह से होता है. ठीक है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन द वाटर केप्ट इन नॉर्थर्न पॉट गेट कूल्ड इन समर. देयर आर स्मॉल होल्स इन सॉइल पिचर थ्रू विच द वाटर ऑफ द पोट एवोपरेट एंड द रिजल्ट द टेम्परेचर इन साइड द पिचर डिक्रीजेज. द प्रोसेस इज फ्रिक्वेंटली ऑकर इन समर.
जो मेरा क्या होता है, जो मेरा घड़ा होता है उसके अंदर होल्स होता है, होल्स होने की वजह से क्या होता है, वाटर जो होता है वो एवोपरेट हो रहा होता है, और एवोपरेट होने की वजह से क्या होता है कि जो मेरा टेम्परेचर होता है उसका, वाटर का, वो क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। ठीक है, तो राइट एवोपरेशन क्या हो जाएगा, एवोपरेशन। ठीक है, कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ एवोपरेशन ऑफ ए लिक्विड टू एब्जॉर्ब हीट इज यूज्ड इन। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल जनरली किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, ये मेरा यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। जो मेरा रेफ्रिजरेटर होता है उसमें क्या किया जाता है, एवोपरेशन ऑफ लिक्विड टू एब्जॉर्ब हीट क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई भी पूछे कि रेफ्रिजरेटर काम कैसे करता है तो आप उसको क्या बोलोगे, कहोगे कि जो मेरा कूलिंग होता है किसी भी सब्सटेंस का किसी भी टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेयर से जब हम बिलो टेम्परेचर पे रखते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन कहते हैं। क्या कूलिंग होता है, कूलिंग का मतलब हुआ कि अगर बाहर में 40 डिग्री सेल्सियस है तो आप टेम्परेचर को क्या करके रखे हो, आप टेम्परेचर को कम करके रखे हो किसी भी मतलब जो हमारा डिवाइस है उसके अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। ठीक है, और जो मेरा इसमें क्या होता है, इस जो रेफ्रिजरेशन होता है इसका मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को कूल कर रहे हो, और ये क्या होता है, जब तक आप उसके अंदर रेफ्रिजरेटर के अंदर दिए हुए हो तभी तक वो कूल करेगा। ठीक है, और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये प्रिंसिपल करता है कि जो भी मेरा लिक्विड है उससे हीट को क्या कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। लिक्विड से हीट को एब्जॉर्ब करके उसको ठंडा बना देना ही क्या कहलाता है, रेफ्रिजरेटर का काम होता है। और ये किसका प्रिंसिपल है, एवोपरेशन का। एवोपरेशन का काम हो गया कि जो मेरा लिक्विड है उससे क्या कर लेना, हीट एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज द रेफ्रिजरेटर वर्क ऑन। तो जो मेरा रेफ्रिजरेटर है वो किस पे यूज करता है, एवोपरेशन पे करता है। किस पे करता है, एवोपरेशन पे करता है। कह रहा है रनिंग ए फैन इन द समर सीजन इज गिव रिलीफ बिकॉज। जो मेरा समर होता है उसमें आप फैन चलाते हो वो क्यों होता है, इसके इस वजह से होता है क्योंकि जो हमारा पसीना होता है वो क्या होता है, सूख जाता है। तो पसीना सूखने से हमको कैसा फील होता है, ठंडा ठंडा लगता है। ठीक है, कह रहा है द एक्सपेक्टेड क्वालिटी ऑफ ए रेफ्रिजरेंट इज। जो मेरा एक्सपेक्टेड क्वालिटी होता है रेफ्रिजरेंट का वो क्या क्या होना चाहिए। तो आप देखो सबसे पहले तो उसका लेटेंट हीट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। उसका फ्रीजिंग पॉइंट लेस होना चाहिए। उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होना चाहिए। उसका हीट कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, वो भी हाई होना चाहिए। और उसका जो रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर होना चाहिए वो क्या, लो होना चाहिए। तो लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होना चाहिए, ये भी सही बात है। उसका लेटेंट हीट ऑफ एवोपरेशन हाई होना चाहिए, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। कह रहा है विच इलेक्ट्रिक डिवाइस इज नॉट बेस्ड ऑन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे कौन सा डिवाइस बेस्ड नहीं है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक प्लग एंड स्विचेज है वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे नहीं बेस्ड है। इलेक्ट्रिक कटल सही बात है, हीट प्रोड्यूस करता है। जो मेरा इलेक्ट्रिक आयरन है वो भी क्या है, मेरा हीट प्रोड्यूस करता है। फ्यूज भी किस पे काम करता है कि हीट होगा तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, जो मेरा इलेक्ट्रिक प्लग और स्विच है वो नहीं काम करता है। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। फिर देखो मेरा क्या कह रहा है, हीट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू। हीट किसी से डायरेक्टली नहीं रिलेटेड है। तो हीट जो है वो थर्मल एनर्जी के मेजरमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो गलत क्या हो जाएगा, हीट जो होता है वो थर्मल एनर्जी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। कह रहा है हीट ट्रांसफर टू एनी सिस्टम इज मेजर्ड इन द। जो मेरा हीट ट्रांसफर होता है वो कोई भी सिस्टम का वो किस चीज़ में मेजर किया जाता है। तो आप हमेशा याद रखना जो हीट होता है वो जनरली जूल में मेजर किया जाता है। कह रहा है स्टेडी स्टेट हीट फ्लो मीन्स। स्टेडी स्टेट जो फ्लो होता है वो क्या मीन करता है, तो ये होता है रेट ऑफ जो हीट फ्लो वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जो मेरा रेट हीट ऑफ फ्लो जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए और ना कि टाइम पे बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, देयर इज नो टेम्परेचर वेरिएशन बिटवीन द टू बॉडी, द रेट ऑफ हीट फ्लो इज कांस्टेंट। तो स्टेडी का मतलब ही क्या होता है, कांस्टेंट। स्टेडी फ्लो का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल हैव द स्लोएस्ट स्पीड फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, कौन सा इसमें स्लोएस्ट स्पीड से पॉसिबल होता है। तो जो मेरा एवोपरेशन होता है वो क्या हो रहा होता है, स्लो हो रहा होता है। इन थर्मोडाइनमिक्स जीरो लॉ स्टेट्स दैट। जो मेरा थर्मोडाइनमिक्स में जो मेरा जीरोथ लॉ है वो क्या कहता है। तो आप लोग हमेशा याद रखना थर्मोडाइनमिक्स में जो जीरो लॉ होता है वो यही कहता है कि मेरा जो दो सिस्टम में वो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा,
थर्ड सिस्टम के वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम होगा एक दूसरे के, ठीक है। इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम देन दे विल ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विच ईच अदर। मतलब जो मेरा दो सिस्टम है अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो तीसरा भी क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में भी होगा। तो वही कह रहा है व्हेन टू सिस्टम आर इन हीट बैलेंस विद द थर्ड सिस्टम दे विल ऑल्सो बी इन इक्विलिब्रियम टू ईच अदर। मतलब अगर पहला दूसरा तीसरा अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है तो पहला तीसरा के बराबर होगा, दूसरा तीसरा के बराबर होगा, दूसरा पहला के बराबर होगा, ऐसा होगा, सब बराबर होंगे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन हीटेड एट सेल्सियस, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन हीटेड एट सेल्सियस। तो इसका हो जाता है, ये क्या करता है, जो मेरा अगर हीट करते हो तो सबसे पहले तो वो डिक्रीज करता है, फिर क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। कह रहा है द यूनिवर्स हैज़ ए टेंडेंसी टू इंट्रॉपी। जो मेरा यूनिवर्स है उसका क्या एंट्रोपी है, तो जो मेरा टेंडेंसी ऑफ इंट्रॉपी ऑफ यूनिवर्स है वो क्या है, मैक्सिमम है। इंट्रॉपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज बिकॉज the heat of all sources go into atmosphere which increase entropy daily। जो मेरा इंट्रॉपी होता है यूनिवर्स का वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, मैक्सिमम होते जा रहा है, क्योंकि जो भी ब्रह्मांड में हीट है वो सब कहाँ जा रहा है, यूनिवर्स में जा रहा है, जिस वजह से वो क्या हो जा रहा है, उसका इंट्रॉपी को बढ़ाते जा रहा है। कह रहा है इन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम द हीट बैलेंस इज अचीव्ड व्हेन टू बॉडी रीच एट ए। कैसे हम वो करते हैं, तो आप लोग हमेशा याद रखना हीट बैलेंस टेक्निक हम लोग सेम टेम्परेचर पे करते हैं, ठीक है, जब दो बॉडी सेम टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोक्रोनिक बोलते हैं। इसमें जो मेरा भी होता है कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर आपसे पूछे आइसोक्रोनिक प्रोसेस क्या है, तो आइसोक्रोनिक प्रोसेस वह है जिसमें जो मेरा वॉल्यूम है वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। कह रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी। मतलब कह रहा है H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी क्या होगा, H से मेरा यहाँ पे क्या हो गया, हीट हो गया, ठीक है, और मेरा क्या हो गया, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। ये मेरा क्या है, तो ये मेरा इंथैल्पी है, ये मेरा क्या है, तो ये मेरा इंथैल्पी है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम एंड द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये मेरा क्या है, इंटरनल एनर्जी है, ये मेरा क्या है, प्रेशर है, ये मेरा क्या है, वॉल्यूम है। तो ये मेरा क्या होता है, जो मेरा इंथैल्पी होता है, इंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, इंथैल्पी का फॉर्मूला होता है हीट इज इक्वल टू यू प्लस पी बी। तो हीट इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस पी बी, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। जहाँ पे मेरा एच क्या है, हीट है, यू मेरा क्या है बताइए, यू मेरा क्या है यू मेरा वॉल्यूम है, पी मेरा क्या है, प्रेशर है, वी मेरा क्या है, वॉल्यूम है, और यू मेरा क्या है, इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कन्वर्सेशन। तो ये मेरा यही होता है, प्रिंसिपल कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि जो मेरा एनर्जी है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है विच इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स रिलेटेड टू, जो मेरा ब्रांच ऑफ फिजिक्स है हीट से, वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग किस चीज़ से रिलेटेड पढ़ते हैं, हीट से पढ़ते हैं। बाय विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डू यू नो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम किस लॉ से जाना है, तो ये मेरा फर्स्ट लॉ है, एक जीरोथ लॉ है जिसमें दो सिस्टम थर्ड सिस्टम के इक्वल हो जाता है, और एक मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है जिसमें क्या कहता है कि जो मेरा हीट, जो मेरा एनर्जी है उसको हम ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है एनर्जी कैन नाइदर बी जनरेटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू अनदर फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्या हो सकता है, हस्तांतरण हो सकता है, मतलब ट्रांसफर हो सकता है। कह रहा है व्हाट विल बी द चेंज इन इंथैल्पी, इंथैल्पी का चेंज किस चीज़ में हो सकता है, ठीक है, इसका हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो मेरा H इज इक्वल टू क्या होता है, इंथैल्पी जब भी देखो तो उसका फॉर्मूला लिखो, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, यही तो होता है H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसमें, व्हाट इज द चेंज इन इंथैल्पी फॉर एन आइडियल गैस इक्वेशन इफ द चेंज इन टेम्परेचर इज गिवन विन। यहाँ पे हीट कैपेसिटी क्या दिया हुआ है, हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है और हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपको दिया हुआ है। तो ये जनरली हो जाता है CP डैश डेल्टा T, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का क्या कह रहा है,
विच थर्मोडायनेमिक्स लॉ डिफाइंस इंट्रॉपी, इंट्रॉपी को कौन डिफाइन करता है, तो ये मेरा हो जाएगा सेकंड, ठीक है। इंट्रॉपी द मेजर ऑफ ए सिस्टम थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर दैट इज अवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क बिकॉज वर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्डर्ड मॉलिक्यूलर मोशन। द अमाउंट ऑफ इंट्रॉपी इज ऑल्सो ए मेजर ऑफ द मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर और रेंडमनेस ऑफ ए सिस्टम। तो अगर थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रॉपी का बात की जाए तो ये सेकंड लॉ से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बात किया जाए तो ये फर्स्ट लॉ, और जीरोथ लॉ में यही बोला गया था कि फर्स्ट सेकंड वाला जो होगा सिस्टम वो थर्ड के बराबर होगा। तो इसी के साथ हमारा हीट एंड टेम्परेचर का वीडियो, हीट एंड टेम्परेचर का सारा क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है हमने कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आप लोगों को वेव करवाऊंगा, वेव का जितना भी टॉप 100 क्वेश्चन है, ठीक है, ओके।